ओके एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चल रहा है लेक्चर नंबर 8, यूनिट है आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो लेक्चर नंबर 8 पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ओके, तो देखिए आपके सिलेबस पे सिर्फ आइसोटोप लिखा हुआ है, बट इसे पूरे क्या बोलते हैं, मतलब अगर आप इसे कंप्लीट टर्म बोलना चाहेंगे तो वो होता है इसका काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी लेवल पे भी, और बाकी जब आप कभी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे वहां के लिए भी। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे मैं आपको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी, तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो देखो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट मतलब क्या है, इसका मतलब आप सिंपली ऐसा समझो कि एक टाइप का इफेक्ट ही तो है ना, कुछ नई चीज तो है नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक टाइप का इफेक्ट है। ओके, बट ये इफेक्ट का काम क्या है पहले आप वो समझो, देन आप आगे को फिनोमिना समझेंगे। ओके, तो देखो ये इफेक्ट का यूज ये है ना कि देखो अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं दो रिएक्शन दे दूं, ठीक है, आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सपोज मैं आपको क्या बोलूं कि दो रिएक्शन दे दूं, सपोज एक रिएक्शन है ए, दूसरी रिएक्शन है बी। ओके, आपको पता है रिएक्शन है तो ये ए भी क्या है, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, बी भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन में किसका रेट ज्यादा और किसका कम, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो यही चीज को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर मैं आपको बोलूं ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये आपका एक दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और इन दोनों में आपने क्या कराना है, रिएक्शन करानी है, और आप इनका रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है तो आपको आइसोटोप इफेक्ट का यूज करना होगा। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप इफेक्ट का यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट को कैलकुलेट करना है। रेट को कैलकुलेट के साथ साथ अगर किसी दूसरी रिएक्शन के साथ उसे कंपेयर करना है या चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा रेट दिखा रही है और कौन सी रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड कम है, तो आपको कैसे पता चल सकता है, आइसोटोप इफेक्ट की हेल्प से। ओके, तो कैसे चलेगा वो भी मैं आगे डिस्कस कराऊंगी, अभी जस्ट सुन लीजिए। ओके, दूसरा काम क्या होता है, देखो दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आइसोटोप इफेक्ट का ये है कि ये आपको बताता है कि कौन सी मैकेनिज्म पाथवे आपको यूज करनी है। देखो आपको पता है, अगर मैं कोई आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दूं, तो आपको पता है अगर मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी, मैंने कहा आर के साथ अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करें तो आपको मिल गया पी। ओके, अब देखो आपको पता है ये रिएक्शन दो रूट से प्रोसीड हो सकती है, SN1 और SN2, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये दोनों रिएक्शन से क्या आपको रिएक्टेंट सेम ही मिलेगा, प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ओके, लेकिन इन दोनों रिएक्शन के पाथवे में कौन सा ज्यादा फेवरेबल है, आपको पता है SN1 फॉलो करेंगे तब भी आपसे R से P मिलेगा, SN2 फॉलो करेंगे तब भी आपसे R से क्या मिलेगा, P ही मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो लेकिन ये दोनों तो सेम ही टाइप के प्रोडक्ट देगी, लेकिन कौन सा पाथ आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है, उसका पता भी कहां से चलता है, जब आप आइसोटोप इफेक्ट का यूज करते हैं। ओके, तो सिंपली आपने दो चीज तो समझ गई कि आइसोटोप इफेक्ट का आपने यूज कहां करना है। ओके, अब आप समझो कि आइसोटोप इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, देखो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। काइनेटिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक मतलब होता है स्पीड की, जब हम लोग बात करते हैं। ओके, आइसोटोप मतलब कि आइसोटोप इफेक्ट मतलब कि यहाँ पर आइसोटोप की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसे बोलेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब कि आपको आइसोटोप पता है ना, मैंने यहाँ चीजें भी ऐड कर रखी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो देखो आइसोटोप क्या होता है वो चीज मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। आप आइसोटोप किसे बोलते हैं, अगर आपके पास दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, बट अगर सेम है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, तभी तो उनको नया टर्म मिला आइसोटोप। तो अगर आप देखेंगे कि वो एलिमेंट है तो सेम, और उनमें अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, लेकिन अगर आप उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को चेक करेंगे तो वो अगर अलग अलग मिल गए, तो इस केस में आप वो सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप, यानी कि तीनों एलिमेंट एक दूसरे के आइसोटोप बन गए। ओके, तो ये आइसोटोप हो गया। अब देखो ना, यहाँ मैंने आपके लिए हाइड्रोजन ही लिखा होगा, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ आइसोटोप भी होंगे। ओके, लेकिन हम सारी चीजें अभी हम हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, जो कि काफी सिंपलेस्ट रहने वाली है। आपको पता है हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप रहते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ओके, अब देखो आप ना ध्यान, ना ज्यादा इधर उधर ध्यान मत कीजिएगा, आप बस हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जनरली केमिस्ट्री में जब हाइड्रोजन के बदले अगर हमको कोई दूसरा इसका आइसोटोप लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, ड्यूटेरियम ही तो लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सिर्फ आप क्या कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम पे ध्यान दीजिए,
बाकी की चीजें मैं क्लियर कराऊंगी। ओके, अब बताइए आइसोटोप पता चल गया, अब बताइए कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट मतलब हुआ क्या। ठीक है, तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या बोलता है, अभी मैं इफेक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इफेक्ट क्या बोलता है, ये इफेक्ट ये बोलता है कि सपोज आपके पास दो रिएक्शन है, यानी कि दो रिएक्शन है, तो इसका मतलब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और अगर ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से वरी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोटोप, यानी कि ये दोनों आइसोटोपिकली क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, तभी तो ये आइसोटोप इफेक्ट बना। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ने ये बोला कि इन दोनों की क्या है, काइनेटिक्स में, इन दोनों की स्पीड में, स्पीड मतलब इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज पक्का होगा। ये चीज को जो अगर एक्सप्लेन किया जाता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। सिंपल सी बात, काइनेटिक मतलब स्पीड, आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब आइसोटोप से होने वाला इफेक्ट। तो क्या बोला काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ने, अगर आपके पास दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट सेम है बट वरी कर रहे हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोटोप, तो उस केस में आपको जो इन दोनों की काइनेटिक्स मिलेगी, इन दोनों की स्पीड मिलेगी, इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी, वो दोनों क्या होगी, अलग अलग है, यानी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं होगी। तो ये इफेक्ट को अब बोला जाता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, और काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की हेल्प से आप इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में, यानी कि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन होगी, अब दोनों वरी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप। सपोज मैं एग्जांपल ले लूं, मैंने क्या बोला, आप हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट पे देखो, बहुत सिंपल पड़ेगा। सपोज मैंने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिया मीथेन। ओके, आपको ले लिया मैंने मीथेन। मीथेन में क्या है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। ओके, अगर मैं इसको क्या है, मीथेन की चारों हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से, यानी कि डी से रिप्लेस कर दूं, तो आपके पास ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो अगर आप इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कहीं रिएक्शन कराएंगे, तो इस केस में आपको क्या है, इन दोनों की रेट में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। तो ये बताया था काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ने। लेकिन हम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की हेल्प से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों रिएक्टेंट में किसकी रेट ज्यादा होगी और किसकी रेट होगी कम। तो ये कैलकुलेट करने का काम भी किसका था, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का। ओके, अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीजें मैं डिस्कस कराऊंगी, पहले आप ये चीज समझ लीजिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहा है, इन फिजिकल, देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप किसमें पढ़ते हैं, फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ये जो आपकी यूनिट है ये पूरी फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ आपको थोड़े फिजिकल के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, इसलिए इसको नई ब्रांच बनाएगी फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो देखो फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट पढ़ते हैं, जिसे KIE भी बोला जाता है। ये क्या डिफाइन करती है, ये बोलती है द चेंज इन एन रिएक्शन रेट ऑफ a chemical reaction when one of the atom of the reactant is replaced by the one of the isotope, यानी कि अगर आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक एटम को रिप्लेस कर दिया उसके आइसोटोप से, तो उस केस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में, जो आपकी केमिकल रिएक्शन चल रही है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ये किसने बोला, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ने बोला। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कि ऐसा इफेक्ट जिसमें क्या होता है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अगर आप एक एटम को दूसरे उसके आइसोटोपिक एटम से रिप्लेस कर देंगे, तो उस केस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज होना बनता ही है, मतलब डेफिनेटली वहां पर को रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसी इफेक्ट को बोला जाता है आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, अब देखो ना, अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पूरा कैलकुलेशन जब आपने करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करा दूं। तो इसको अगर आपने रेट को निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है KEI। KEI मतलब काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनका वेट क्या है, लाइटर है, क्योंकि आपका आइसोटोप है, आपको पता है एक आइसोटोप आपका लाइटर वेट का होगा, एक हैवियर वेट का। तो ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, वो रिएक्शन का रेट निकालना है सबसे पहले। अब देखो ना, दोनों रिएक्शन का रेट निकालोगे, मैंने क्या किया, इसका भी, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का भी रिएक्शन कराओगे, इसका भी रिएक्शन कराओगे, तो इसका भी रेट निकलेगा, इसका भी रेट निकलेगा। तो आपने क्या करना है, रेट निकालना है, पहले आपकी जो लाइटर एलिमेंट है, जो आपका लाइटर एटम है उसका रेट लिखना है, अपॉन में आपका जो हैवियर एटम है उसका रेट लिखना है। ओके, अब बताइए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की हम लोग, मैंने क्या बोला, इन्हीं के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में कौन ज्यादा हैवियर होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा, जब आप इनका मास नंबर निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का मास नंबर आपको मिलेगा 1, ड्यूटेरियम का मिलेगा 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूटेरियम आपका ज्यादा हैवियर आइसोटोप है कंपेरेबल टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां बोलेंगे कि लाइटर वाले का रेट आपने पहले लिखना है, यानी कि रेट ऑफ हाइड्रोजन वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपॉन रेट ऑफ ड्यूटेरियम वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो इनका जो रेशियो होता है उसी से आपका क्या है, KEI की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो ये तो पूरा कैलकुलेशन है, बट ट्रिक से आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीजें हम आगे पढ़ते हैं, तो आप ध्यान देखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज लिखाई है, मैंने क्या बोला,
आपके पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ आइसोटोप है। तो लेकिन आपके पास कितने सारे आइसोटोप है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या है किसी हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए बात करेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन का आइसोटोप हम जनरली ड्यूटेरियम को लेते हैं, बाकी आइसोटोप को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में आप ये इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो इस इफेक्ट को एक नया नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट। तो आप इस टर्म को क्या बोलेंगे, इस टाइप के इफेक्ट को जिस पर आप हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं, इसे बोला जाता है ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट। तो आप इसे निकालेंगे कैसे, तो मैंने क्या बोला, लाइटर किसका वेट होता है, हाइड्रोजन, तो आप लिखेंगे KH/KD। तो सिंपल सी बात होगी, इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अब मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में समझाती हूँ। ओके, तो देखिए ना, यहाँ पर मैंने आपके लिए दो रिएक्शन लिए, पहली रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सेम है। ओके, आप देख सकते हैं ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है, वरी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोटोपिक एटम। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर को आइसोटोप कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर आइसोटोप है ड्यूटेरियम, बाकी की सारी नंबर का ऑफ कार्बन, आपका जो अटैचिंग ग्रुप है वो सारे के सारे सेम है। ओके, अब आपने क्या कराना है, इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्शन करानी है, वो भी होने वाली एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि किसकी प्रेजेंस में है, अल्कोहलिक KOH, यानी कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यहाँ दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है। ओके, अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसे मिले मैं आपको पहले वो भी समझा देती हूँ, वरना आप कैसे रिएक्शन बनाएंगे ये आपके लिए थोड़ा टफ हो जाए मे बी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन है, मतलब कि कुछ ना कुछ आपका एलिमिनेट होने वाला है। ओके, तो आप सिंपली कीजिए, आपको किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, आपको करानी है KOH। आपको पता है KOH में K के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, और OH के ऊपर होता है नेगेटिव साइन। तो आपने यहाँ क्या कराना है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से Cl को एलिमिनेट कराएंगे। ओके, तो Cl आपका हमेशा नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्यों लेके जाएगा, क्योंकि Cl आपका एक नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आप इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। मैं हर स्टेप में जब भी रिएक्शन कराती हूँ छोटे छोटे स्टेप बताती रहती हूँ, होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अगर आपने यहाँ Cl निकाला तो Cl क्या होगा, Cl नेगेटिव के फॉर्म में होगा, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये चीज क्लियर है। अब देखो, ये Cl नेगेटिव है, अब ये रिएक्शन कंडीशन से बाहर जाएगा तो इसे मिल जाएगा KOH। तो यहाँ पर को क्या, सॉरी, यहाँ पर इसे मिल जाएगा K, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, नेगेटिव Cl है, K आपका पॉजिटिव है, तो KCl क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होना है, ठीक है। तो पहले आपका KCl बाहर हो गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर को पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को तो बैलेंस करना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो इस कार्बन से जैसे आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, तो हाइड्रोजन तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो कभी भी किसी के साथ भी बॉन्ड तोड़ता है तो ये पॉजिटिव के फॉर्म में ही बाहर निकलता। तो कार्बन के अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है तो कार्बन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर आया। तो यहाँ देख सकते हैं, पहली बात तो ये हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, फ्री OH के साथ, और यहाँ से आपका वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बच गया CH2 के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे, देखो कार्बन के ऊपर, तो कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये अपने ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये इसको हटाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसे हटा के, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड, पता है ना आपको, नेगेटिव चार्ज ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो आप कभी भी किसी नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्बन ने भी यही किया, अपने नेगेटिव चार्ज को कर दिया बॉन्ड में कन्वर्ट। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी हट गया, सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी हट गया। क्यों, क्योंकि इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसका इलेक्ट्रॉन ले गया था क्लोरीन, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गया आपको, कार्बन से मिल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी वैलेंसी भी पूरी, तो आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिला। समझ में आया। तो यही चीज आपका नीचे भी होगा, सेम प्रोसीजर करके आपने 2 एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट आपने यहाँ पर को मिल गए। ओके, अगर देखो अब ये आपने रिएक्शन तो करवा ली, ठीक है, मैं ये फालतू चीजों को यहाँ से हटा लेती हूँ, आपको पता चल गया क्या एलिमिनेट हुआ, क्या ऐड हुआ, सिंपल सी बात। ओके, अब आप बताइए, दोनों रिएक्शन मैंने करा दी, दोनों रिएक्शन प्रोसीड हो रही है अच्छे से। ओके, दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट भी दे रही है। अब आप बताइए, इसकी रेट ज्यादा होगी या इसकी रेट ज्यादा होगी, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसको अगर मैं आपको सिंपली पहले सुन लीजिएगा, ठीक है, फिर मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। तो इसको अब कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, वो ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, ये काइनेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर को आपने क्या कर रखा है, बॉन्ड भी तो तोड़ रखा है। अगर आप कभी भी ना, अगर ये इसको क्या बोल सकते हैं, अगर आप ये रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर को क्या है,
कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड तोड़ा, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा और यहाँ पर कार्बन और ड्यूटेरियम का बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा। ओके, तो अगर ऐसा देखा जाता है काइनेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप क्या है इसके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर को बॉन्ड क्या है बहुत इजीली टूट जाएगा कंपेरेबल टू दिस। या अभी सुनिएगा, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा बोला जाता है, अभी सुनिएगा, कि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे ना तो ये थोड़ा डिफिकल्टी से टूटता है। डिफिकल्टी से क्यों तोड़ता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम एक आपका हैवियर आइसोटोप है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो कार्बन और ड्यूटेरियम का बीच का जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ओके, अगर आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इट मींस ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो अगर रिएक्शन आपकी थोड़ी टाइम टेकिंग होगी तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिएक्शन की कम हो जाएगी, थोड़ा कम स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो अगर स्पीड कम होगी तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका कम हो जाता है। ओके, लेकिन अगर हाइड्रोजन के केस से बताओ तो देखिए हाइड्रोजन को तो कार्बन से एलिमिनेट करना बहुत ईजी पड़ जाता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है बहुत कम चाहिए होती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक लाइटर आइसोटोप है। ओके, अगली चीज, अगर एनर्जी कम चाहिए तो ये रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड टूटने का काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम चाहिए, खर्चा ही कम हो रहा है, तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा। अगर जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगी, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपली अभी आप इतना सुनिए कि सिंपली आपका रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या आपका ड्यूटेरियम हैवियर एलिमेंट है, हैवियर आइसोटोप है, इसलिए आपकी इसकी जो इसको तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए और इसके लिए कम चाहिए। तो इसका रीजन एक और है, मैं अभी आपको थोड़ा सा अंदर को लेके चल रही हूँ, ज्यादा हम नहीं घुसेंगे, मैं आपको थोड़ा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और सिंपली समझ में आएगा। तो देखो ऐसा बोला जाता है, आपको पता है ना कि सारे मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेशन में रहते हैं, आप ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ये CH के लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। और CD के कंपेयर में, यानी कि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का जो बॉन्ड है, इसके लिए अगर आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है कम। अभी मैं आपको क्यों आती है ये सब नहीं बता रही, अभी आप इतना समझिए कि अगर आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में घुसेंगे, वहां पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा CH के केस में आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है, आपकी ज्यादा आती है CD के कंपेयर में। यानी कि कार्बन और ड्यूटेरियम के लिए आपकी जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है कम, और CH के केस में वाइब्रेशन एनर्जी होती है ज्यादा। ओके, अगर देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, आप यहाँ पर को देख सकते हैं। यहाँ पर को ये जो आपका वर्टिकल लाइन है ये आपको वाइब्रेशनल एनर्जी शो कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और ये आपका आया ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब देखो यहाँ हमने पूरी ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखाई थी, अभी जस्ट आप ऐसे भी समझ जाएंगे, आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म पे नहीं घुसना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला, RD है आपके पास, एक है आपके पास RH, तो मैंने इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। आपको मैंने क्या बोला कि RD आपका ज्यादा हैवियर आइसोटोप है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो RD के केस में अगर आप इसकी वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू देखेंगे, ये आपकी कम होती है कंपेयर टू RH के केस पे। तो आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू जितना ऊपर को जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिखाया स्काई ब्लू से RD, यानी कि ये क्या है आपके R और D के बीच का, अगर ये जो R है आपका, जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आपका ड्यूटेरियम ग्रुप ऐड है, तो उसकी वाइब्रेशन एनर्जी आपकी कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पर है आपकी RD की वैल्यू और RH की वैल्यू, यानी कि इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, तो ये थोड़े से ऊपर लाई कर रही है, देखिए यहाँ पर को लाई करती है। ओके, अब आप देखिए आगे को ध्यान से सुनिएगा, अगर इनकी वैल्यू यहाँ लाई कर रही है तो अगर आप इसके ट्रांजिशन स्टेट से इनकी एनर्जी को कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, ये स्टेप आप सिर्फ ये स्टेप को कंसीडर करेंगे, यहाँ ये वाले आगे से ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बना, ये स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, हमेशा स्लोएस्ट स्टेप। और वो कब बनता है, जब आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचते हैं। आपको पता है कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। ओके, आपको हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, देन वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और ये जो स्टेप होता है, यहाँ पर तक का स्टेप होता है, ये बहुत ही
स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ठीक है। और आपको पता है हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मैं आपको बार बार ये चीज बता के एक्सप्लेन भी करती हूँ क्यों होता है, तो आप इतनी चीज तो अब आपको याद होगी क्योंकि मैं रेगुलर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही हूँ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जब आप ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं यही स्टेप आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है और यही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग होता है। इसके बाद जो स्टेप बनता है ये आपका फास्ट स्टेप होता है। तो फास्ट स्टेप से आप कभी भी रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो आपने ये स्टेप आपको स्किप करना है। आप जिस इतना स्टेप देखिए, ओके। और आपको ये भी पता है कि स्टेप फास्ट क्यों होता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है, बहुत अनस्टेबल है। अगर ये स्टेट बन गई तो इसके बाद जो रिएक्शन होती है बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, ओके। क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल में तो रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड होती है। तो यहां तक आपने नहीं देखना, आपने बस इतने स्टेप की बात करनी है। तो तभी यहाँ पर देखिए सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट तक हमने बात की है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने आपको क्यों बोला कि आरडी के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसका रीजन यहाँ है। आप देख सकते हैं आरडी की वैल्यू आपकी यहाँ लाइक कर रही है और आरएच की वैल्यू यहाँ। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट से इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो आरडी की वैल्यू कहाँ लाइक कर रही है, डेल्टा जी। अगर आप डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। अगर इसके ऊपर डबल डेगर साइन लगा है तो मैं आपको लास्ट लेक्चर पे भी बता चुकी हूँ डबल डेगर किसके लिए निकालता है, ट्रांजिशन स्टेट, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर को डेल्टा, यहाँ पर जो आपका आरडी है इसके लिए आपकी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू डेल्टा एच के कंपेयर में। देखिए ना इसकी वैल्यू स्काई ब्लू वाली ज्यादा है और ये पर्पल वाली क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी एच की डबल डैगर की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी कंपेयर टू आपकी डेल्टा जी ड्यूटेरियम के डबल डैगर की वैल्यू से, ओके। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ये डेल्टा इससे ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली कम है, यानी कि ड्यूटेरियम की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। एनर्जी की वैल्यू ड्यूटेरियम की ज्यादा है और आर एच की कम है, हाइड्रोजन की कम है। इट मींस क्या होगा, यहाँ पर को बॉन्ड तोड़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा कंपेयर टू इसके कंपेयर में। तो अगर आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर बॉन्ड तोड़ना इजी है तो आपका बॉन्ड क्या बहुत जल्दी, बॉन्ड तोड़ना इजी है तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत जल्दी कंप्लीट होगी ना। तो रिएक्शन अगर जल्दी कंप्लीट होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि इस केस में आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किसका, हाइड्रोजन आइसोटोप का ज्यादा होता है कंपेयर टू ड्यूटेरियम आइसोटोप। समझ में इतना चीज को आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे भी सेम चीज है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, सेम चीज यहाँ लिखी हुई है कि आपको पता है कि आपका हैवियर आइसोटोप जो रहता है उनके लिए लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रहती है और लाइटर के लिए क्या होती है, हैवियर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रहती है। जिसकी वजह से क्या है, अगर आप एनर्जी देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मास, जो आपका वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है उसका मास जितना ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आपको पता है ड्यूटेरियम का मास क्या आपका ज्यादा है, इट मींस क्या होगा, इसके केस में आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि ड्यूटेरियम और जो दूसरा एलिमेंट है जिसके साथ ड्यूटेरियम ने बॉन्ड सॉरी बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि एनर्जी क्या है, थोड़ा ज्यादा चाहिए, मतलब कि आप बोल सकते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ जा रहा है उसको लिए। तो इसका मतलब ये बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा महंगा है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम लेना होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो इसकी वैल्यू कम है, एनर्जी की वैल्यू कम है, तो बॉन्ड आप तुरंत तोड़ सकते हैं। तो अगर बॉन्ड तुरंत टूट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बहुत जल्दी प्रोसीड होगी और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो ये था आपका आइसोटोप इफेक्ट जो आपको एक्सप्लेन करता था कि कौन सा, एक तो सिंपल चीज ये कि आपका दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर वो आइसोटोपिकली एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं इट मींस उनके रेट ऑफ रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही। सिमिलरली ये भी बता दिया था कि किस आइसोटोप की वैल्यू आपके, किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वैल्यू आपकी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो कराएगी और दूसरे रिएक्टेंट यानी कि दूसरे रिएक्टेंट के कंपेयर में, दूसरे आइसोटोप के रिएक्टेंट के कंपेयर में, ओके। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अब मैं आपको ये डायग्राम आप समझ गए, अब आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ते, देखिए अभी मैंने आपको एक वर्क तो बता दिया कि आपका आइसोटोप इफेक्ट क्या काम करता है, एक पहला वर्क आपको मैंने बता दिया। तो दूसरा वर्क मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और आपको पता है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो पाथवे से फॉलो कर सकता है, यानी कि आपको कोई मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया और बोला कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन तो दो वे से हो सकती है, एक तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, एक हो सकती है बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है दोनों में ही आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम रहने वाला है, लेकिन आपका पाथ अलग अलग होगा, यानी कि एक अलग पाथ से जाना चाहेगी, दूसरा अलग पाथ से जाना चाहेगी। दोनों की आपका एम, आपका दोनों का सेम ही है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट आपने दोनों के केस में बनाना है, ओके। लेकिन कौन सा पाथ आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, ये किसने बताया था, आपका बताया था काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ने, ओके। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वजह से ये भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ये बोलता है कि वो स्टेट, वो पाथवे जिसमें आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है
वो अगर आपका स्टेबलाइज है, अगर आपकी ट्रांजिशन स्टेट वो आपकी स्टेबलाइज है, तो वो ही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगी और उसी पाथवे को आप फॉलो करेंगे। मतलब क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में समझाती हूँ। देखिए ओके, अब देखिए मैं दूसरा इंक ले लेती हूँ, वेट एक मिनट। देखिए ये मैंने दो आपको रिएक्शन दिखाई है, देखो दोनों में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपकी क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये मिथाइल ब्रोमाइड टाइप के है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ लगा है Br, और आपको न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है साइनाइड, यानी कि Cn एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने वाला है। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपने Br को एज अ लिविंग ग्रुप ले रखा है, Cn को एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो Br की पोजीशन में कौन आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ बनेगा आपका, ये बनेगा Cn नेगेटिव तो चला जाएगा, ये Br नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, Cn के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहा। ओके, तो ये बना आपका रिएक्टेंट, ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को मैं दो पाथ से करा सकती हूँ, SN1 पाथ से और SN2 पाथ से। ओके, अब देखो दोनों के केस में आपके रिएक्टेंट सेम है, इसका रिएक्टेंट ये है, इसका रिएक्टेंट ये है, देख सकते हैं पूरा एग्जैक्ट सेम है। ओके, इन दोनों के केस में देखो, दोनों के में आपके प्रोडक्ट भी दोनों के सेम सेम है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको SN1 से कराऊं, अगर मैं इसे SN2 से कराऊं, तो मेरे लिए कौन सा रूट ज्यादा फेवरेबल है वो बताएगा काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला, आप बस इंटरमीडिएट स्टेट को चेक कीजिए। अगर आपका जो इंटरमीडिएट है, इसमें इंटरमीडिएट क्या है, ये स्काई ब्लू वाला, देखो आपको पता है ना, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, हमने यहाँ एक ही स्टेप में इसलिए दिखाया क्योंकि ये शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट आपको यहाँ क्योंकि ये चीजें नहीं दिखानी कि 2 स्टेप रिएक्शन है, आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट पर अटेंशन कराना है। तो इंटरमीडिएट आपको SN1 में क्या मिलता है, हमेशा कार्बोकेटाइन मिलता है, तो ये है आपका इंटरमीडिएट। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, SN1 के केस का इंटरमीडिएट ये है। SN2 के इंटरमीडिएट क्या होता है, आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसे आप डबल डेगर साइन से लगाते हैं, तो मैंने इसके ऊपर डबल डेगर लगाया, इट मींस ये बन गई मेरी ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब आपने क्या बोला, काइनेटिक इफेक्ट ये बोलता है कि आपने क्या देखना है, अपने ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखनी है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही स्टेप वही मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। अब आप बताइए ये दोनों आइसोटोप में, सॉरी ये दोनों आपकी इंटरमीडिएट में कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये है क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर को, ये तो आप देखो इसमें अगर आप स्टेबिलिटी चेक नहीं कर पा रहे तो इसे आप छोड़िए, आप जिस इसको देखिए। ओके, अब आप बताइए क्या मिथाइल कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल स्पीसीज होती है या नहीं होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन जब इंटरमीडिएट एज अ इंटरमीडिएट डिफाइन किए थे, तो वही मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन मिथाइल, ये एक टाइप का मिथाइल कार्बोकेटाइन है, यानी कि CH3 के ऊपर सिंपली प्लस चार्ज लगाइए, आपका कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके ऊपर सीधे प्लस चार्ज लगाए, इट मींस ये क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। और आपको पता है मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम यानी कि लीस्ट स्टेबल होती है, ये सबसे कम स्टेबल। अब आप बताइए ना, कार्बन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगाइए, कितना ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है। यानी कि आपको पता है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका जो मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, देन टर्शियरी कार्बोकेटाइन। इट मींस इस केस में ये स्पीसीज तो टोटली अनस्टेबल है, आप ये मान के चलिए। ये स्पीसीज की आप स्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे तो कोई जरूरत नहीं, आप जिस इसको समझ लीजिए कि ये कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन भी कौन सा, आपका मिथाइल, और मिथाइल कार्बोकेटाइन तो लीस्ट स्टेबल होता। इट मींस ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं की जानी चाहिए, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल फॉलो नहीं होगी, ये मैकेनिज्म को आपने फॉलो करना है अगर आपने ये रिएक्शन करानी है। ओके, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी कि मैं यहाँ पर को क्या कर दूं, सारी पोजीशन में आर ग्रुप लगा दूं, यानी कि इसे क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइन ना बना के इसे मैं अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना दूं तो क्या होगा, अब आप बताएंगे। इस केस में अगर आप देखो, अगर मैं अपना इंटरमीडिएट यहाँ पर को ऐसा बना दूं, ओके, तो अगर आपका ये दोनों इंटरमीडिएट है उस केस में डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज है। तो ये वाली स्पीसीज क्या है, क्योंकि यहाँ पर को क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कार्बन के साथ जो ग्रुप है वो सपोर्टर्स ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देने लग जाएंगे, तो कार्बन की डेफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी, कार्बन में जो पुअर्टी है इलेक्ट्रॉन की, क्या है, गरीबी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप है इसके पास, 3 सपोर्टर्स है, तो ये आपको क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो उस केस में अगर ये वाला इंटरमीडिएट है तो ये मैकेनिज्म आपको फॉलो करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को सारे हाइड्रोजन है, तो आप बोलेंगे कि ये मैकेनिज्म बिल्कुल फॉलो नहीं होगी और ये रूट को आपने फॉलो करना चाहिए। ये भी किसने बताया था, ये बताया था काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो इन्होंने क्या बोला, आप सिंपली अपनी ट्रांजिशन स्टेट को देखो, अगर वो स्टेबलाइज है इट मींस वो ही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको बोल दिया ना, हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप रहता है, और स्लोवेस्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, जब आपका क्या होता है
जब आपका क्या है इंटरमीडिएट बनता है, वो स्टेप आपका क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों आपके स्लोवेस्ट स्टेप है, तो किनको आप कंसीडर करेंगे, जहां पर आपका जो इंटरमीडिएट बना वो स्टेबल, यानी कि ये आपकी रिएक्शन फॉलो की जाएगी, ये बिल्कुल फॉलो नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज्यादा है। और आपको पता है अगर ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाती है तो आपको इससे कराने की जरूरत क्यों है। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको मैं ये काम, आपको दोनों रिएक्शन का, आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, अगर आप SN2 से जल्दी प्रोडक्ट बना सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, इसका कम है, तो आप क्या करेंगे, SN2 रूट को ही तो फॉलो करेंगे। तो वही चीज आइसोटोप इफेक्ट ने भी एक्सप्लेन की थी। सिंपल सी बात है, कितना इजी टॉपिक था ना। तो ये था आपका आइसोटोप इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने ट्राई किया कि आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।